जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल राज्यसभा में कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान हुई आर्थिक बढ़ोतरी के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि आर्थिक बुनियाद की मजबूती हकीकत में कोई अब काल्पनिक कहानी नहीं रह गई है। पिछले 8 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गई है। सरकारी योजनाओं व प्रयासों से खाद्य उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, बिजली उत्पादन, फार्मा उत्पादन, स्टार्टअप, ग्रामीण सड़क व आवास, हर घर जल, गैस कनेक्शन, वित्तीय समावेश, किसान व महिला उत्थान जैसे तमाम क्षेत्रों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। जबकि शासनकाल में पिछले कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन उसका परिणाम धरातल पर नहीं दिख रहा था। तभी देश आज दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। दूसरी तिमाही में 7.6% के साथ हमारी विकास दर सबसे अधिक रही, जबकि जर्मनी व जापान जैसी दुनिया की तीसरी व चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में क्रमशः 4.5 और 2.1% की गिरावट दर्ज की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इसकी वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक रही है। यह जीडीपी के लिए एक अच्छा संकेत है। मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बताया कि 2014 में 6 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की और 2023 में संख्या बढ़कर 14.5 करोड़ पहुंच गई है। उन्होंने बताया सरकार हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने पर जोर दे रही है। 2030 तक देश में सालाना 42 करोड़ लोग हवाई यात्रा कर सकेंगे। शक्कर की बढ़ रही कीमतें और इसके भंडारण की नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। सरकार ने अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि चीनी मिलों और डिस्टिलरी की गन्ने के जूस या सिरप से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी गई है। इससे घरेलू बाजार में बनी चीनी की कमी नहीं होगी। यह फैसला चीनी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। 5 दिसंबर को मंत्रियों के समूह में की हुई बैठक में इस बात पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन फैसला कल लिया गया। सरकार को आशंका है कि अगर इथेनॉल बनाना जारी रहा तो चीनी की उपलब्धता कम हो सकती है। 2023-24 में चीनी उत्पादन घटने की वजह से चिंता बढ़ गई है। पानी की कमी से 2024-25 के लिए महाराष्ट्र में होने वाली खेती अभी शुरू नहीं हो पाई है। पिछले साल के मुकाबले शक्कर उत्पादन में 8% कमी का अनुमान है। 2023-24 के लिए 3.37 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, लेकिन शक्कर की उपलब्धता की कमी से निपटने के लिए सरकार के पास सिर्फ 3 विकल्प थे। इसमें या तो एथेनॉल की कीमत घटा दें, या फिर चीनी कंपनियां एथेनॉल की ज़्यादा आपूर्ति न करें, या फिर गन्ने से बनने वाले एथेनॉल या पर फिलहाल रोक लगा दी जाए। सरकार ने मिलों को बी हैवी एथेनॉल पर कोई रोक नहीं लगाई है, यानी कि शीरे से एथेनॉल का उत्पादन जारी रह सकता है। कम बारिश के चलते गन्ने की फसल इस बार खराब हुई। इससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक भारत ने 31 अक्टूबर तक चीनी निर्यात पर रोक लगा दी थी। एथेनॉल उत्पादन को सीमित करने से भारत में चीनी भंडारण नहीं घटेगा। पैन आधार लिंक न करने पर अब 20% तक टीडीएस लग सकेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर अब संपत्ति पर 1 की बजाय 20% का टीडीएस देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को 1% टीडीएस चुकाना होता है और बाकी राशि विक्रेता को दी जाती है।
आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के करीब 6 महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें संपत्ति की खरीद पर 20% टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के जिन प्रदेशों में जीत हुई है वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर के दिल्ली की दौड़ अब शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चुनाव नतीजे आने के 4 दिन बाद भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों ने दिल्ली की दौड़ शुरू कर दी है और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का दौर जारी है। लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद छत्तीसगढ़ से विधायक बनी केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कल मुलाकात की। मध्य प्रदेश से विधायक बने पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी गृह मंत्री अमित शाह से मिले। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मंशा है कि तीनों ही राज्यों में ऐसी सरकार बने जिसमें आदिवासी, ओबीसी, महिला व युवा वर्ग को वरीयता दिए जाने का संदेश जाए, खासकर महिला मतदाताओं का पूरी तरह साथ बना रहे। इसके लिए नतीजों के बाद से ही कई स्तर पर विमर्श जारी हैं। आखिरी फैसले से पहले क्षेत्रीय सामाजिक प्रशासनिक दक्षता व संगठन की भूमिका का आंकलन होगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया। सड़क दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश में 50% कमी लाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में बार बार यातायात नियम तोड़ने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा। लगातार 3 बार से अधिक चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 15 से 31 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा और अंतर विभागीय समन्वय के साथ मनाने का सुझाव दिया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि ओवर स्पीड, गलत दिशा में ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग और नशे में गाड़ी चलाने के कारण अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें कमी लाने के लिए जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारी इस पर गंभीरता से कार्य करें, इसके निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पखवाड़े के दौरान सभी स्कूल वाहनों के फिटनेस की जांच के साथ ही वाहन चालकों का भी मेडिकल कराया जाए। शिक्षण संस्थानों में छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी भी दी जाए। कोहरे को देखते हुए प्रभावी पेट्रोलिंग भी की जाए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का मिलान 14 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। आयोग की वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक लेखपाल भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। स्कोर के आधार पर 27,455 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के मिलान की सूचना मई में जारी कर दी गई है। माघ मेले में प्लास्टिक से देश और दुनिया की पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। संगम की रेती पर बसने वाली तंबुओं की नगरी को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए साधु संतों के साथ ही दुकानदारों को भी जागरूक किया जाएगा। इस मेले में संदेश भी प्रसारित कर आने वाले श्रद्धालुओं से भी प्लास्टिक का प्रयोग न करने का अपील की जाएगी। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सर्किट हाउस में महाकुंभ 2025 व माघ मेला 2024 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्हें निर्देश दिए कि मेला के दौरान बारिश होने पर श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है। कल्पवासियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। गंगा नदी की अविरल व निर्मल बनाए रखने के लिए नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर सीमा में
आने वाले वेटलैंड का संरक्षण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई आर्द्र भूमि प्राधिकरण की 5वीं बैठक में इस निर्णय से जुड़े प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। योजना के तहत गंगा नदी के किनारे की वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही वेटलैंड का सॉइल हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय गंगा मिशन द्वारा वित्त पोषित इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 175.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति से जुड़े प्रस्तावों का अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक में किया गया है। हरदोई जिले में 400 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनमें बच्चों को पक्का भोजन नहीं मिल पा रहा है। इससे हार्ट कुक योजना एक तरीके से फेल हो रही है। इसके अलावा कहीं खातों का संचालन नहीं हो पा रहा है तो कहीं केंद्र तक राशन नहीं पहुंचने की भी परेशानी आ रही है। तो विभागीय अफसरों को इस बारे में अब निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले भर में 19 विकासखंड हैं। इनमें करीब 2100 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो परिषदीय स्कूल भवनों में संचालित हो रहे हैं। इनमें से विभागीय आंकड़ों में ही अब तक 1700 केंद्रों पर हार्ट कुक बनना शुरू हो गया है। 400 स्कूलों के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे अभी हार्ट कुक योजना को साकार होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि खाना पकाने के लिए चावल गेहूं सभी जगह चला गया है। कन्वर्जन कॉस्ट का रुपया भी खातों में भेजा जा रहा। 400 आंगनबाड़ी केंद्र इसमें से ऐसे भी हैं जहां स्कूल भवन से 200 मीटर की दूरी पर हैं। इन केंद्रों पर बर्तन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इनमें से 80 केंद्र ऐसे हैं जहां कार्यकर्त्री व सहायिका दोनों के पद भी रिक्त पड़े होने की वजह से हार्ट कुक बनाने में परेशानी हो रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार के अनुसार जो केंद्र विद्यालय में नहीं है वहां बर्तन की समस्या है। मुख्यालय से इसके लिए निर्देश मांगे गए हैं। जिलाधिकारी ने ग्राम सभा क्षेत्र में बीडीओ व नगर क्षेत्र में ईओ को निर्देश दिए हैं कि ग्राम निधि व अन्य सहयोग से संभव हो तो बर्तन व अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी जानी चाहिए। हरदोई में सौभाग्य योजना के द्वितीय चरण में बिजली के अछूते रह गए मजरों का भी विद्युतीकरण कराया जाएगा। चारों विद्युत खंडों की ओर से अब तक 90 से अधिक मजरों को चिन्हित किया गया है। इन मजरों के साथ ही इनकी विस्तारित आबादी को भी विद्युतीकरण किया जाएगा। पूरे जनपद में 4 वितरण खंडों से उपभोक्ताओं को बिजली दी जाती है। शहर व नगर क्षेत्रों के साथ ही गांव-गांव तक बिजली की लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। इसके बाद भी कुछ गांवों के मजरे व आसपास की नई विकसित आबादी विद्युतीकरण से अछूती रह गई थी। आमजन के साथ जनप्रतिनिधि भी लंबे समय से यहां विद्युतीकरण कराने की मांग कर रहे थे। अब बिजली से अछूते इन सभी मजरों का विद्युतीकरण सौभाग्य 3 योजना के तहत कराया जाएगा। बिजली के तार पूरी तरह मजरे में जहां जहां नहीं ठीक से लगे हुए हैं और जर्जर हो गए हैं उनको भी बदलना इस योजना के अंतर्गत जाएगा। जनपद में रिजर्व परमिट की आर्मी सवारियों को दूसरी जगह ले जाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। शहर में लुधियाना और अंबाला के लिए हर रोज 3 छोटी बसें जा रही हैं। खास बात तो ये है कि शहर में इस तरीके अवैध कारोबार से परिवहन विभाग को बड़े पैमाने पर चूना लग रहा है, लेकिन अभी भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनपद के लोग लुधियाना और अंबाला में मजदूरी करने के साथ ही वहां फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आते जाते हैं। तो लुधियाना और अंबाला के लिए हरदोई स्टेशन पर चुनिंदा ट्रेनें ही रुकती हैं। इन ट्रेनों में अधिकांश कोच आरक्षित श्रेणी के होते हैं। अंबाला और लुधियाना जाने वाली इन बसों की सवारियों से किराए की वसूली भी खुलेआम होती है। अंबाला के लिए 700 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से वसूले जाते हैं, जबकि लुधियाना के लिए 800 रुपये प्रति सवारी लिए जाते हैं। अंबाला और लुधियाना जैसे लंबे रूटों पर सवारियों को लाने ले जाने का परमिट मिलता है। इसके लिए 3 माह का परमिट 90,000 रुपये में बनता है। इस परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों और विद्यालयों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदनों की जांच एसडीएम करेंगे। एसडीएम की जांच आख्या के बाद ही परीक्षा केंद्रों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। परीक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिला मजिस्ट्रेटों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। गांव में हरदोई में विकास कार्य न कराने और शासकीय राशि खर्च करने में कंजूसी पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है।
राशि को खाते में डंप करने वाली 100 ग्राम पंचायतों से जुड़े 22 ग्राम पंचायत अधिकारियों को डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हरदोई में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थी 3 दिन पंतनगर उत्तराखंड का भ्रमण कर कृषि एवं प्रौद्योगिकी के नवाचार की जानकारी भी लेंगे। हरदोई में इस समय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता चल रही है। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न ब्लॉक के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें प्रस्तुत कर बहुत अच्छी आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की जा रही हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।